हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना के लिए नियम। ठीक है, तो हमें जो प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से नियम की आवश्यकता होता है उस नियम के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना है वो हमारे क्लास 12th के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसका पहला नियम क्या होता है। सबसे पहले प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करने के लिए लाभ को लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है जी, लाभ को लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या कौन सा लाभ लिया जाता है, देखो प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करने के लिए ना हमेशा 2 वर्षों का तुलना किया जाता है। ठीक है, कि पिछले वर्ष कितना लाभ हुआ था, इस वर्ष कितना लाभ हुआ, मतलब पिछले साल से अब ज़्यादा लाभ हुआ या कम लाभ हुआ। ठीक है, और इसके अंतर्गत और किसका तुलना किया जाता है, जो हमारी चालू संपत्ति और जो हमारी चालू दायित्व होता है उसमें कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है, इसी के क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। ठीक है, प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करने के लिए तो सबसे पहले हम लाभ को लेंगे, और वो भी कौन सा लाभ को लेंगे, अंतिम वर्ष का लाभ। जैसे कि 2021 और 2020 के लाभ का तुलना हो रहा है। ठीक है, तो हम किसका लेंगे पता है, 2022 का लेंगे। ठीक है, तो उसी को लिया गया है, लिखा गया है लाभ अंतिम वर्ष का लाभ, अर्थात वर्ष के दौरान का लाभ। ठीक है, अब जो हमारा लाभ का अमाउंट है उसको यहाँ लिख देना है सीधा, है ना। फिर उसके बाद जो हमारा चालू संपत्ति है, ठीक है, उस चालू संपत्ति में यदि कमी होता है तो लाभ के साथ क्या होता है पता है, जुड़ता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, यदि चालू संपत्ति में कमी होता है तो लाभ के साथ उस राशि को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और यदि हमारे चालू दायित्व में, कौन से दायित्व में जी, चालू दायित्व में वृद्धि होता है, क्या होता है, वृद्धि होता है ना, तो भी वो क्या होगा, वर्ष के लाभ के साथ में जुड़ेगा। हमेशा याद रखना, प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करने के लिए चालू संपत्ति में कमी होता है तब लाभ के साथ जुड़ता है, यदि चालू दायित्व में वृद्धि होता है तब क्या होता है, लाभ के साथ जुड़ता है। ठीक है, और यदि हमारे चालू संपत्ति में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है जी, चालू संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, तो उसको लाभ के साथ जोड़ा नहीं जाता बल्कि क्या किया जाता है पता है आपको, घटाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर हमारी चालू संपत्ति में वृद्धि होगा तो घटेगा, और कमी होगा तो क्या होगा, लाभ के साथ जुड़ेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर दायित्व में वृद्धि होता है, क्या होता है, दायित्व में वृद्धि होता है तो लाभ के साथ जुड़ेगा, और अगर दायित्व में कमी आता है, क्या आता है जी, दायित्व में कमी आता है तो उसको क्या करना पड़ता है, लाभ के साथ में घटाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें स्थायी संपत्तियों को नहीं लिखा जाता। जो प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करना है ना, उसमें यदि हमें किसी भी प्रकार का स्थायी संपत्ति दिया गया है तो स्थायी संपत्ति का लेखा प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें इस नियम का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी समझ आ जाएगी इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सूचनाओं से प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या गणना करना है जी, प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करना है। ठीक है, तो देखो हमको प्रश्न क्या दिया है, विवरण वर्ष 2021 मार्च, वर्ष 2022 मार्च। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करना है ना, तो सबसे पहले हमको कौन सा मद संपत्ति है और कौन सा मद दायित्व है, इसको हमको पहले से अलग अलग कर लेना है। ठीक है, हमको छांट कर क्या कर लेना है, जो भी हमको मदें दी गई है प्रश्न में उनको संपत्ति और दायित्व करके अलग अलग बांट लेना है। ठीक है, तो देखो हमारे देनदार क्या है, संपत्ति है। ठीक है, क्या है जी, संपत्ति, तो इसमें संपत्ति लिख देते हैं, है ना। फिर प्राप्य पत्र भी क्या होता है हमारा, संपत्ति, तो संपत्ति, लेनदार क्या होता है, दायित्व, तो इसको लिख देते हैं दायित्व, है ना। अदत्व भी क्या है हमारा, दायित्व, है ना। फिर देय विपत्र क्या होता है, दायित्व होता है। पूर्वदत्त व्यय क्या होता है, संपत्ति होता है। ठीक है, और उपार्जित आय भी क्या होता है, संपत्ति होता है, और अग्रिम प्राप्त आय क्या है हमारा, दायित्व है। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कौन संपत्ति है और कौन दायित्व है। ठीक है, फिर उसके बाद है वर्ष के दौरान लाभ, तो लाभ 2021 में कुछ दिया ही नहीं है, केवल क्या दिया है, 2022 का लाभ दिया है 2,60,000 रुपये। ठीक है, तो हमें प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए,
लाभ चाहिए, ठीक है। तो हमको लाभ दिया गया है 2022 का 2,60,000 रुपये, ठीक है। अब हमने ये देखा कि कौन सा मद हमारा संपत्ति और कौन सा मद क्या है, दायित्व है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो संपत्ति है उसमें कमी है कि वृद्धि है, या फिर हमारे दायित्व में कमी हुआ है या वृद्धि हुआ है ना। तो अब हमें क्या देखना है, जो हमारा संपत्ति और दायित्व है उसमें कमी हुआ है या फिर वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो देखो, वर्ष पहला क्या दिया, देनदार। देनदार क्या है, हमारा संपत्ति। तो संपत्ति 2021 में कितना था जी, हमारा देनदार कितना था, 1,00,000 रुपए था, ठीक है। अब 2022 में कितना हो गया, 94,000 हो गया। कितना हो गया जी, 94,000 रुपये। मतलब हमारे संपत्ति के मूल्य में क्या हुआ है, कमी हुआ है, ठीक है। संपत्ति के मूल्य में क्या हुआ है जी, कमी। तो जब संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो उसको लाभ के साथ में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है जी, जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा प्राप्य पत्र भी क्या है, संपत्ति। अब इसकी भी तुलना करते हैं। तो देखो, 2021 में हमारा प्राप्य पत्र कितना था, 20,000 रुपये, ठीक है। और 2022 में हमारा प्राप्य पत्र कितना हो गया, 25,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो हमारे संपत्ति में क्या, तो हमारे जो प्राप्य पत्र है उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो उसको क्या करेंगे, लाभ के साथ घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि कमी होगा तो जोड़ेंगे लाभ के साथ, और यदि वृद्धि होगा संपत्ति में तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। फिर लेनदार। तो लेनदार क्या है, हमारा दायित्व है, ठीक है। क्या है जी, दायित्व है ना। तो दायित्व हम देखते हैं कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है। तो देखो, 2021 में हमारा दायित्व कितना था, 40,000 रुपये था, ठीक है। कितना था जी, 40,000 रुपये था, है ना। अब 2022 में क्या हो गया है, 50,000 रुपये हो गया है, ठीक है। कितना हो गया है, 50,000 रुपये। मतलब हमारे दायित्व में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है जी, दायित्व में वृद्धि। तो जब भी हमारे दायित्व में वृद्धि होगा, क्या होगा जी, वृद्धि होगा, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लाभ के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। संपत्ति में जब कमी होती है तब वो लाभ के साथ जुड़ता है, लेकिन दायित्व में जब वृद्धि होता है तब वो क्या होता है, लाभ के साथ जुड़ता है, ठीक है। अब हमारा जो अदत्व है उसको देखते हैं ना। अदत्व क्या है, हमारा संपत्ति। तो हमारे अदत्व क्या है, हमारा दायित्व। तो 2021 में हमारा दायित्व कितना था, 2,000 रुपये था, ठीक है। कितना था, 2,000 रुपये था। 2022 में क्या हो गया, 2,400 रुपये हो गए, ठीक है। क्या हो गया जी, 2,400। तो हमारा जो अदत्व है उसकी अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। मतलब दायित्व में वृद्धि हो गया। तो जब दायित्व में वृद्धि होता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, ठीक है। लाभ के साथ क्या करते हैं जी, जोड़ते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देय विपत्र। देय विपत्र हमारा क्या है, दायित्व। अब इसको देखते हैं कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो देखो, हमारे 2021 में कितना था, 16,000 रुपये, और 2022 में कितना हो गया, 12,000 रुपये, है ना। तो दायित्व में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। क्या हो रहा है जी, कमी हो रहा है ना। देवी पत्र दायित्व है, 2021 में था 16 और 22 में कितना हो गया, 12। तो हमारे दायित्व में क्या आ गया, कमी आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा लाभ है उसके साथ क्या करेंगे जी, हम इसको घटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। जब दायित्व में कमी होती है तो उसको लाभ के साथ क्या करते हैं जी, घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, पूर्वदत्व है, ठीक है। क्या है, पूर्वदत्व है। पूर्वदत्व क्या होता है, हमारा संपत्ति। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। तो देखो, 2021 में कितना था, 1,600 रुपये, और 2022 में कितना हो गया, 1,400 रुपये हो गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ है जी, 200 रुपये कमी आया है ना। तो संपत्ति के मूल्य में जब कमी आता है तो उसको लाभ के साथ में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पूर्वदत्त हुआ हमारा संपत्ति, और उसमें कमी आ रहा है तो लाभ के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा उपार्जित आय। उपार्जित आय भी हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी देखते हैं कि कमी हो रहा है कि वृद्धि। तो देखो, 2021 में कितना था, 1,200 था, है ना। और 2022 में कितना हो गया, 1,500 रुपये। मतलब क्या हुआ जी, वृद्धि हुआ। तो और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसको क्या करेंगे जी, घटाएंगे, ठीक है। फिर अग्रिम प्राप्त आय। अग्रिम प्राप्त आय हमारा क्या होता है, दायित्व होता है, ठीक है। क्या होता है, दायित्व होता है। अब दायित्व के मूल्य में कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, तो ये हो रहा है कमी। 2021 में कितना था, 600। अब 2022 में कितना हो गया, 500। तो हमारे दायित्व में क्या हुआ जी, कमी हुआ। तो जब दायित्व में कमी होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग,
लाभ के साथ में घटाते हैं, तो इसको कौन से मद में लिखेंगे? घटाने वाले में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन जुड़ेगा और कौन घटेगा। और ये क्या है? वर्ष के दौरान लाभ। तो वर्ष के दौरान लाभ को हमको सबसे पहले लिखना पड़ता है प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करते समय। ठीक है, देखो ये एक बार में याद होने वाला चीज़ नहीं है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी आपसे क्या होगा? अच्छे से बनेगा। और थोड़ा सा रूल्स को भी याद रखना पड़ेगा कि संपत्ति में कमी होता है तो क्या होता है, संपत्ति में वृद्धि होता है तब क्या होता है। तो याद रखना, यदि चालू संपत्ति में कमी होती है तो वर्ष के लाभ के साथ क्या होता है? जुड़ता है। अगर चालू संपत्ति में वृद्धि होगा तो क्या होगा? लाभ के साथ में घटेगा। ठीक है, अगर दायित्व में वृद्धि होगा तो लाभ के साथ में क्या होगा? जुड़ेगा। और दायित्व में यदि कमी होगा तो लाभ के साथ में क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो बस इतने ही बात को आपको याद रखना है और कोई भी स्थायी संपत्तियों को प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना में नहीं लिखना है। ठीक है, बस इतना ही इसका नियम है, बाकी आपका ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको शीर्षक देना पड़ेगा प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना। ठीक है, और इसका प्रारूप होता है विवरण, राशि और क्या होता है? शुद्ध राशि। इसको क्या मान सकते हैं हम? शुद्ध राशि। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्रचालन से प्राप्त रोकड़ में सबसे पहला पॉइंट अ के अंतर्गत क्या लिखना पड़ता है? वर्ष के दौरान लाभ या फिर अंतिम वर्ष का लाभ लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है आपको? प्रश्न में वर्ष के दौरान लाभ दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ष के दौरान लाभ। और देखो 2021 में कुछ दिया नहीं, सीधा 2022 का दिया है 2,60,000 रुपये, तो इसी को ही लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, अंतिम वर्ष का ही हमको क्या करना रहता है? लाभ को लेना पड़ता है। तो कितना दिया जी? 2,60,000 रुपये, तो 2,60,000 रुपये है ना। यदि यहाँ भी हमको कोई लाभ का अमाउंट दिया रहता तो फिर उसको तुलना करके यहाँ लिखते, मतलब घटा के लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमको घटाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 21 में दिया नहीं है, सीधा क्या दिया? 2022 में दिया है, तो 2022 का कितना है? 2,60,000 रुपये, तो 2,60,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, फिर ब पॉइंट क्या होता है? ब में क्या लिखना पड़ता है? जोड़ना। ठीक है, जोड़ा मतलब कौन कौन से मदे लाभ के साथ जुड़ेगा उसको क्या लिखते हैं? ब के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, मैंने शुरू से ही आपको बता दिया है कि यदि चालू संपत्ति में क्या होगा? कमी होगा तो वो लाभ के साथ में क्या होगा? जुड़ेगा। और यदि चालू दायित्व में वृद्धि होगा तो क्या होगा? वो भी लाभ के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपका क्या दिया गया है? देनदार और पूर्वदत्त है। देनदार और पूर्वदत्त क्या है? आपकी संपत्तियां है। ठीक है, क्या है जी? आपकी संपत्तियां है और इनके मूल्य में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अब कमी कितना हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? देखो देनदार क्या है? हमारी संपत्ति है ना। क्या है जी? संपत्ति। और संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है? वो अंतिम वर्ष में कमी हो रहा है। ठीक है, तो जब चालू संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो उसको लाभ के साथ में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना का कमी हो रहा है जी? 1,00,000 में हम 94,000 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 6,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है देनदार में 6,000 रुपये। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? पूर्वदत्त है ना। तो यहाँ देखो प्रश्न में पूर्वदत्त क्या है? हमारी संपत्ति। अब इसकी भी तुलना करते हैं। देखो 2021 में कितना था? 1,600 रुपये। अब 2022 में कितना हो गया? 1,400 है ना। तो संपत्ति के मूल्य में क्या आ गया? कमी आ गया। तो संपत्ति के मूल्य में कमी आता है तो ये लाभ के साथ में क्या होता है? जुड़ता है, तो इसको भी जोड़ देंगे। लेकिन कितना राशि जोड़ना पड़ेगा? 16 में 1,400 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 200 रुपये। ठीक है, तो उसी को पूर्वदत्त व्यय में हमको लिखना पड़ेगा 200 रुपये। ठीक है, देखो ये लिखा गया है पूर्वदत्त व्यय में 200 रुपये। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया गया है? चालू दायित्व में वृद्धि। ठीक है, तो चालू दायित्व में वृद्धि कौन है? क्या है? लेनदार और अदत्त व्यय। ठीक है, जो हमारा लेनदार और अदत्त व्यय उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अब इसमें कितना वृद्धि हो रहा है इसकी भी तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारा लेनदार क्या है जी? दायित्व है। ठीक है, अब दायित्व में कमी हो रही है कि वृद्धि? देखो इसको देखते हैं ना। तो देखो 2021 में कितना था? हमारा लेनदार 40,000 था। अब 2022 में कितना हो गया? 50,000 रुपये हो गया है ना। तो हमारे दायित्व में क्या हो गया? लेनदार की राशि में क्या हो गया? वृद्धि है ना। और जब दायित्व के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको लाभ के साथ में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो कितना वृद्धि हुआ जी? 50 में से 40 घटा देंगे तो 10,000 का वृद्धि हुआ है ना, तो उसको लिखेंगे। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है लेनदार में 10,000 रुपये।
ठीक है। फिर अदत्त व्यय देखो, ठीक है। तो अदत्त व्यय भी क्या है, हमारा दायित्व है ना। अब इसको तुलना करते कि कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। तो देखो पहले हमारा अदत्त व्यय कितना था, 2021 में 2000 रुपये था, 2000 रुपये था, ठीक है। और 2022 में कितना था, 2400 रुपये था, ठीक है। कितना हो गया जी, 2400 रुपये हो गया। तो हमारे दायित्व में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और कितना का वृद्धि हुआ, 2400 में हम 2000 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 400 रुपये, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे अदत्त व्यय में 400 रुपये, है ना। तो उसी को लिखा गया है अदत्त व्यय में 400 रुपये, ठीक है। तो हमारा केवल इतना ही मद क्या होगा, लाभ के साथ में जुड़ेगा, ठीक है। ये देनदार का 6000, पूर्वदत्त व्यय का 2000 रुपये और लेनदार का 10,000 रुपये और अदत्त व्यय का कितना आएगा, 400 रुपये। केवल इतनी ही राशि को हमको क्या करना पड़ेगा, दायित्व के साथ में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, दायित्व के साथ नहीं, लाभ के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम इसको यहीं जोड़ लेते हैं। तो देखोगे कितना हो जाएगा, 10 और 6000 कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। 16,000 में 400 जोड़ेंगे तो 16,400 और 2 और एक्स्ट्रा है तो 16,000 कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है 16,600 रुपये, हाँ ठीक है, कुल। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो वर्ष के दौरान का जो लाभ है वो उसमें हमें 16,600 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमारा टोटल कितना आएगा जी, 2,76,600 रुपया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना के लिए सब पॉइंट में क्या लिखना पड़ता है, घटाया लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब कौन कौन से मदे क्या होगी, घटेंगे, है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर चालू संपत्ति में वृद्धि होता है तो लाभ की राशि के साथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और चालू दायित्व में यदि कमी होता है तो ये भी क्या होता है, शुद्ध लाभ के साथ, कुल लाभ के साथ में इसकी भी राशि को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो चालू संपत्ति में वृद्धि, तो पहला क्या दिया, प्राप्य पत्र, ठीक है। प्राप्य पत्र क्या है, हमारी चालू संपत्ति, और इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब कितना का वृद्धि हो रहा है इसको हमको देखना पड़ेगा जी, है ना। तो देखो हमारा प्राप्य पत्र क्या है, संपत्ति है, और संपत्ति में कमी हो रहा है कि वृद्धि, इसको देखते हैं, है ना। तो 2021 में क्या था हमारा, प्राप्य पत्र 20,000 रुपये का था, ठीक है। अब 22 में कितना हो गया, 25,000। तो 25,000 बढ़ गया ना, हमारी संपत्ति में क्या हो गया, वृद्धि। और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको लाभ के साथ में हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, कितना घटाएंगे जी, 5,000 घटाएंगे, ठीक है। 25 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5,000। तो उसी को लिखेंगे 5,000, कितना लिखा गया है, 50,000 रुपये लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, अर्जित आय, ठीक है। अर्जित आय मतलब उपार्जित आय को ही क्या कहते हैं, अर्जित आय कहते हैं, ठीक है। तो देखो उपार्जित आय क्या है, हमारी संपत्ति है, ठीक है। क्या है जी, संपत्ति। अब इसके मूल्य का तुलना करते हैं तो देखो कितना था, 2021 में 1200, 22 में कितना हो गया, 1500। मतलब हमारे संपत्ति के मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको लाभ के साथ क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। लेकिन कितना कितना घटाया जाएगा इसको तो भी देखना पड़ेगा ना। तो 1500 में हम 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 रुपये आएगा, ठीक है। तो उसी को हमको अर्जित आय में कितना लिखना पड़ेगा, 300 रुपये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लिखा गया अर्जित आय में 300 रुपये, है ना। फिर आगे क्या है, चालू दायित्व में कमी। मतलब अब ऐसी दायित्व देखना है जिसमें कमी होगा, और कोई भी दायित्व के मूल्य में क्या होता है, कमी होता है, तो लाभ के साथ में क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो देखो हमारा क्या दिया गया है यहाँ, देय विपत्र और अग्रिम प्राप्त आय, ठीक है। तो देखो हमारा देय विपत्र है ना। तो देय विपत्र 2021, देय विपत्र क्या है, हमारा दायित्व है ना। तो 2021 में कितना था, 16,000 रुपये था। और 22 में कितना हो गया जी, 12,000 रुपये हो गया। तो हमारे दायित्व के मूल्य में क्या आ गया, कमी आ गया। और जब दायित्व के मूल्य में कमी आता है तो उसको लाभ के साथ में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब कितना का कमी आया है जी, 4,000 रुपये का कमी आया है। 16 में 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो इसी को देय विपत्र में लिखा गया है 4,000 रुपये, है ना। फिर अग्रिम प्राप्त आय ना, तो अग्रिम प्राप्त आय भी हमारी क्या है, दायित्व है, ठीक है। तो देखो अग्रिम प्राप्त आय हमारी दायित्व है। अब इसको देखते हैं कमी हो रहा है कि वृद्धि। तो देखो ये क्या था, 2021 में 600 रुपये था, 2022 में कितना बन गया, 500 रुपये बन गया। मतलब हमारे दायित्व के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गया। और जब दायित्व के मूल्य में कमी होता है तो उसको लाभ के साथ में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो कितना कमी हो रहा है जी, 600 में 500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा, है ना। तो उसी को लिखा गया है अग्रिम प्राप्त आय कितना आ गया, 100 रुपये आ गए, ठीक है। अब हमारा
आगे कोई मदे बची नहीं है, तो बस इतना ही को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9,000, 9,300 और 9,000 कितना हो जाएगा, 400। तो इसी को लिखा गया है 9,400 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कुल राशि है 2,76,600, 2,76,600 हम क्या करेंगे, 9,400 रुपये को घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी, घटाएंगे। ठीक है, तो हमारा द पॉइंट निकल जाएगा प्रचालन से प्राप्त रोकड़। प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना करने के लिए हमको अ में क्या करना पड़ता है, ब को जोड़ना पड़ता है, और फिर ब को जोड़ने के बाद उसमें स को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो वैसे ही देखो, तो ठीक हमने वैसे किया। 2,60,000 रुपये क्या था हमारा, 2022 का लाभ था। ठीक है, उसमें हम क्या किए, ब के जितने भी मदे आए उसको जोड़े, तो कितना आया, 2,76,000 रुपये आया। ठीक है, फिर समद का जितना भी राशि आया उसको क्या किए हम लोग, यहाँ भी जोड़े, और स के मद के जो भी राशि उसको यहाँ लिखे। ठीक है, अब समद को क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो 2,76,600 में यदि हम 9,400 रुपये को घटाते हैं तो 2,67,200 रुपये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, प्रचालन से प्राप्त रोकड़। अ में ब को जोड़ा, ब में से फिर स को क्या किया, घटाया, तो ये हमारी प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना हो गई। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।